हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KMS एडू पॉइंट पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो माइनिंग ऑफिसर का जो पेपर हुआ था 2024 में, उसका पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। और ये पेपर 1 में क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। और कोई सजेशन वगैरह भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं कृष्णमुरारी शिवरी आपका अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप सपोर्ट कीजिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह किस जाति समुदाय से संबंधित थे? तो गंजन सिंह किस जाति समुदाय से थे? इनका नाम ही पूरा अगर बोलने पे आता है तो नाम ही पूरा गंजन सिंह कोरकू आता है, ठीक है। तो ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था और इसका गंजन सिंह कोरकू इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 20 का आंसर होगा। अगर इनकी बात करें गोंडों की, तो गोंड किस क्षेत्र से संबंधित है? गोंड पूरा मंडला डिंडोरी वाला पूरा जो रीजन है उससे गोंड उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा गोंड की जो रानी थी वो कौन थी? दुर्गावती गोंड रानी थी। और ठीक है, गोंड इनकी कौन थी? रानी थी। इसके अलावा गोंडों से और आप क्या याद रख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की बड़ी जनजाति है, ठीक है, बड़ी जनजाति है। और भील, अगर भील की बात करें तो भील मध्य प्रदेश में पहले नंबर की सबसे बड़ी फर्स्ट जनजाति के रूप में देखने मिलती है। एक कौन से एरिया में पाई जाती है? धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाले रीजन में ये पाई जाती है। बेगा की बात करें तो गोंडों के ऊपर वाले गोंडों का जो एरिया है या थोड़ा सा ऊपर बेसिक चले जाओ, नहीं तो डिंडोली मंडला में पूरा बेगा और गोंड का ही एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिलहाल 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके अलावा भील में जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं वो भी ख्वाजा नायक हुए हैं, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, ठीक है। इसके अलावा टंटिया भील, तो ये सबका ही संबंधित है, भील स्वतंत्रता सेनानी है ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। और घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से जिस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया था वो कौन थे? चैन विष्णु सिंह थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। महावीर की बात करूं तो ये छिंदवाड़ा से संबंधित है और ये जागीरदार थे, छिंदवाड़ा की एक छोटी जगह के जागीरदार थे। चैन सिंह की बात करूं तो ये भी छिंदवाड़ा में सोनकार नामक एक जगह के जागीरदार थे। तो ये भी दोनों जागीरदार थे। नाम दीन का यहाँ से कोई लेना देना है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3, पंचवर्षीय योजनाओं में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है? कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो चारागाह संरक्षण, ऑप्शन बी वन्यजीव संरक्षण, ऑप्शन सी वनों की चकबंदी, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय प्रदान करना। अभी ये पंचवर्षीय योजना की वन संरक्षण हेतु पूछ रहा है, ठीक है। और इसमें ये पूछ रहा है कौन सा नहीं सम्मिलित है। तो अब वन्यजीव संरक्षण, अगर वनों से संबंधित ये वनों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण तो बहुत, वन्यजीव संरक्षण बहुत आवश्यक है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंतर्गत आता है, अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये तो बहुत जरूरी है, तो ये तो करेक्ट है, होगा ही होगा इसके अंतर्गत शामिल, ठीक है। और वनों की चकबंदी ये किससे संबंधित होती है? बेसिकली ये वनों की जो सीमा निर्धारण से संबंधित होती है, जैसे सीमा निर्धारण या प्रबंधन, वनों का प्रबंधन,
जैसे इसमें खुला वन कौन सा है, आरक्षित वन, संरक्षित वन का क्या इसके अंडर में आते हैं। वनों की चकबंदी की अंतर्गत इनको रखा जाता है कि खुला वन कितना है कौन, और आरक्षित वन कितना है, ठीक है, और संरक्षित वन कितना है। तो ये तो इसमें इसके सम्मिलित होगा, इसके अंदर होगा। ऑप्शन डी में क्या है, सामाजिक न्याय प्रदान करना। तो समाज जैसे आदिवासी वगैरह जो लोग रहते हैं, वनों में रहने वाले जो लोग रहते हैं, तो उनकी वनों में उनकी जो उनका जो समाज है वो वनों के अंतर्गत रहता है। तो इसमें विकास वन नीति में या विकास नीति में या वन नीति में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो अगर चारागाह की बात करें तो ये चारागाह इससे संबंधित नहीं है, चारागाह अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पाए जाते हैं, कौन से वन वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उपाद्र पहाड़ी वन, ऑप्शन नंबर बी उष्ण शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन सी सदाबहार वन, ऑप्शन डी उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। अब आप ऑप्शन नंबर ए देखोगे तो उपाद्र पहाड़ी वन बोल रहा है। तो ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पहाड़ होते हैं, पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, जैसे हिमालय पे पाए जाएंगे ये वाले वन, ठीक है, हिमालय पे पाए जाएंगे। पंचमढ़ी में जो पंचमढ़ी है उस पर पाए जाएंगे, विंध्याचल रेंज पे, मतलब जो पहाड़ी चोटी हैं वहाँ पे ये ऐसे वन पाए जाते हैं। और ये कन्फर्म नहीं है कि 120 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी वर्षा होती है वहाँ भी ये वन पाए जाते हैं, लेकिन जो ऊँची जगह होनी चाहिए फाइनल मिला के, मैं कुल मिला के, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें, शुष्क पतझड़ वन, जहाँ पर ऐसे वन जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, जहाँ पर शुष्क वन रहे यानी वहाँ पर वर्षा बहुत कम हो, ठीक है, तो ये भी नहीं मिलेगा। ये वाला जो शुष्क पतझड़ वाला वन है ये 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है। सदाबहार वन ऐसे हैं जो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करूं तो ये पूर्वी क्षेत्र है इस वाले में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मानसून आते हैं और यहाँ पे बरसते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। इधर पूर्वी क्षेत्र में भी लौटते हुए मानसून आते हैं, जब भी बारिश बहुत तेज मतलब बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर में वर्षा होती है यहाँ पे। तो इस वाले रीजन में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये वाले वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर से जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वाले वन, ये कौन से वन होते हैं जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 150 के आसपास वर्षा होती है। जैसे अगर एमपी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ, एमपी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये इस वाला जो पूरा रीजन है पूर्वी क्षेत्र का, इस वाले रीजन में डिंडोरी, मंडला, जबलपुर वगैरह इस वाले पूरा पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पूरा का पूरा यही वाला वन पाया जाता है, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, टूर क्या है? टूर क्या है? पठार का एक प्रकार, मैदान का एक प्रकार, समतल भूमि पर बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी समतल भूमि पर बीच में खड्ड। तो ये खड्ड की बात करूँ तो ये खड्ड कहाँ पे देखने को मिलता है? चंबल नदी के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। चंबल नदी में अवनाल का प्रदन के कारण चंबल नदी में ऐसे खड्डे बन जाते हैं, ठीक है। ये वाला पठार की बात करूँ तो पठार मैदान का ऐसा भाग जो ऊपर उठ गया हो, ठीक है, 500 मीटर ऊपर उठ गया हो फिर समतल हो गया तो वो पठारी भाग कहलाता है। मैदान की बात करूँ तो ये बिल्कुल फ्लैट रहता है और समतल रहता है। लेकिन अगर टूर की बात करें तो समतल भूमि पर बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ है, तो ये मैदान का ही रूप, लेकिन ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ ऐसी ऊंचाई चोटी टाइप की हो जाती हैं, तो इसमें इसको छोटी छोटी पहाड़ियों को टूर कहा जाता है। ये बेसिकली मिलती कहाँ है? ये बुंदेलखंड वाले रीजन में मिलती है, जैसे झांसी और सागर के बीच में ये वाली जो पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो टूर क्या होता है? समतल भूमि और बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6,
नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए प्रवेश करती है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? नर्मदा नदी की। और अखरानी की पहाड़ियाँ आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? सतपुड़ा श्रेणी, पूरा सतपुड़ा श्रेणी ऐसी फैली हुई है, कहीं बीच में थोड़ा सा कटी हुई है, बीच में गैप भी है उसमें। सतपुड़ा का ये वाला ऐसा एरिया है जहाँ पर ये वाला पूरा रेंज कहलाता है पश्चिमी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा। और ये वाला मध्य सतपुड़ा श्रेणी, और ये वाला पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, ये वाला मेकाल का पठार कहलाता है, मेकाल का पठार बोलते हैं इसको। इसको महादेव श्रेणी बोलते हैं, महादेव श्रेणी। और इसको बोलते हैं क्या? इसमें पूरी पहाड़ियाँ हैं, जैसे अखरानी की पहाड़ियाँ हैं और बड़वानी की पहाड़ियाँ हैं, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ये सारी पहाड़ियाँ किसमें मिलती हैं? इसके पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी चूँकि मेकाल के पठार से निकलकर सीधी कहाँ पे जाती है? मुकरदगा से सीधा अरब सागर में गिरती है जाके। तो इसका जो संबंध है वो डी मुकरदगा से है। ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डी इसका दोस्तों क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं सिंधु गार्ज की बात करूं तो ये कहाँ से संबंधित है? ये सिंधु जो वाला रीजन है, जो कश्मीर के आसपास वाला रीजन है, वहाँ से संबंधित है सिंधु गार्ज से। ध्यांगावाज की बात करूं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये पश्चिम बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ से संबंधित है। तो फिलहाल की स्थिति में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ कि पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आप इस ऑप्शन को डायरेक्ट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाना है। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, ये मेरे पेपर में लगभग पेपर में देखने को मिलता ही है। एमपी जीके में अगर है तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसका संबंध सीधा क्या है? बैतूल से है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित की गई थी? तो राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित की गई थी? 2003 में प्रस्तावित की गई। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र स्थित है। तो सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये देखने को मिलता है आपको बैतूल में मिलता है और सारणी क्षेत्र में मिलता है। आपको बैतूल के सारणी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ये पसारिया की बात करें तो ये पसारिया किससे संबंधित है? ये पसारिया जो कोयला क्षेत्र है, लेकिन पेच कानन वाला कोयला क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कानन वाला क्षेत्र। मुलतई का संबंध किससे है? मुलतई बैतूल में जगह मुलतई, और वहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ताप्ती नदी का क्या है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। आमला की बात करूँ दोस्तों, आमला, तो आमला रेलवे जंक्शन का निर्माण कार्य किया जाता है। मतलब रेलवे के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो आमला में बनाए जाते हैं। तो फिलहाल की स्थिति में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की अंतर्राज्यीय परियोजना है। ये वाली जो परियोजना है दोस्तों, ये कम से कम मेरे हिसाब से अभी तक 20 से 25 बार ये पूछी जा चुकी होगी। MPPSC के पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। तो इस वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है ये। ठीक है, तो ये संयुक्त परियोजना है MP, UP और बिहार की। कहाँ पे? ये सोन नदी पर ये देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका जो नामकरण है वो बाणभट्ट के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर हुआ है? बाणभट्ट के नाम पर इसका बाणसागर परियोजना नाम हुआ है। और ये इसका जो पानी है, इसका जो वाटर है वो यूज 50% MP करता है, 25% UP और 25% बिहार करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
अगर राजघाट की मैं बात करूँ, राजघाट परियोजना की, राजघाट परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो ये एमपी प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और हरसी की बात करूँ, हरसी परियोजना एमपी की, एमपी यानी ग्वालियर में ये परियोजना है, और एमपी की अकेली एमपी की परियोजना है। बाणसागर में बताइए आपको तीनों की परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी द राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, तो चंबल नदी बहते हुए किस अफवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है? तो चंबल नदी आपको पता है कि अविनाल का अपर्दन बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है, बड़े बड़े खड्डे बनाती है, और ये अपने अविनाल का अपर्दन के कारण ये जानी भी जाती है, अपर्दन के कारण ये जानी भी जाती है, ठीक है। तो अगर मैं अध्यारोप या प्रतिरूप की बात करूं तो ये ऐसा होता है कि नीचे की ओर तेजी से जाना और गड्ढे बनाते हुए जाना, ठीक है। मतलब पुरानी जो उसकी रोड मैप है पुराना, वो उसमें प्रवेश करना, बहुत तेज़ी के साथ प्रवेश करना और गड्ढे बनाते हुए, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी की बात करूँ, अनुगामी यानी कि पेड़ों की तरह जैसे ये पेड़ की शाखाओं की तरह ये अपना एरिया फैलाते हुए जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ, दूत्राक्रमित, तो ये बहुत तेज़ी से नीचे की ओर जाएगी, जैसे नर्मदा नदी ये वाला जो वो है दूत्रक्रमामित प्रतिरूप बनाती है, ठीक है, तेज़ी से जाती है और नीचे की तरह जाके एक गड्ढे में गिर जाती है, गार्ज में गिर जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अध्यारोपित नहीं खड्डे बनाती हुए अविनाल का अपर्दन यानी तेज़ी से सीधा गड्ढे बनाते हुए जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 12, सतपुड़ा की धूपगढ़ की चोटी किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये सतपुड़ा की कौन सी पर्वत श्रेणी है जिस पर ये धूपगढ़ की चोटी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, महादेव पर्वत श्रेणी है। और धूपगढ़ की जो चोटी है वो कितने मीटर है? 1350 मीटर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ग्वालियर की बात करूँ तो ये सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, सतपुड़ा का क्या है? पश्चिमी भाग है ये ग्वालियर। मैकाल की बात करूँ तो ये सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। और महादेव की बात करूँ तो ये मध्य भाग है सतपुड़ा का। बैतूल कहाँ है? छिंदवाड़ा में पड़ता है, बैतूल में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है या शासन का प्रधान होता है? ये ऑप्शन ए और बी दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई तो है नहीं है। ऑप्शन ए भी राज्यपाल, सेंट्रल में कौन प्रधान होता है? राष्ट्रपति। और केंद्र स्टेट में कौन प्रधान होता है? राज्यपाल। लेकिन ये कौन होते हैं? संवैधानिक प्रधान होते हैं, बस मतलब नाम मात्र के प्रधान होते हैं काम के। अगर वास्तविक प्रधान की बात करें तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान शासन का अगर प्रधान की बात करें तो कौन है? मुख्यमंत्री, ठीक है। जो हमारे फर्स्ट राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया, उनके द्वारा एक कथन भी दिया हुआ था कि जो राज्यपाल का काम होता है वो सिर्फ चाय पानी की पूछना होता है, चाय पानी बिस्किट की पूछना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं है? तो मुख्य सचिव एच.एस. कामत, ये भी मुख्य सचिव है। आर.पी. ये पहले है, ठीक है, फर्स्ट। और इनकी याद करो जो काफ़ी फेमस है, नरोन्ना। और इसके अलावा ये नहीं रहे हैं मुख्य सचिव एमपी के अंदर, और आर.एस. खन्ना ये भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो अगर मैं डीएम की बात करूं,
एसडीएम की बात करूं, ठीक है, या अदर कोई चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करूं, ऑफिसर की बात करूं, ठीक है, तो ये सारे ये जो पोस्ट हैं वो किस विभाग के अंतर्गत आती हैं? वो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आयकर की बात करूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित? सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, ठीक है। इसका स्टेट में इस कंट्रोल नहीं होता है, मतलब स्टेट के जो वो होते हैं विभाग वगैरह, उस पर वो इनके अंतर्गत ये नहीं आता, ठीक है। गृह विभाग की बात करूं तो ये पूरा जो पुलिस विभाग होता है, कानून व्यवस्था पुलिस विभाग पूरा इसके कंट्रोल में आता है, गृह विभाग के अंटर कंट्रोल, ठीक है, पुलिस विभाग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 17, इको मार्ग के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया था? तो इको मार्ग के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया था? तो 1991 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 1995 के अंदर क्या किया गया था? SC और ST आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था। 1986 की बात करूं तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इस 1986 में लागू किया गया था, ठीक है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2024-25 का। राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में वित्त पोषित है? तो ये वाली जो परियोजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई 2.0, तो ये जो केंद्र सरकार देती है 60% वित्त और राज्य सरकार देती है 40%। अगर मैं 7 सिस्टर की बात करूं, पूर्वी साइड की जो स्टेट है उनकी बात करूं, तो उसमें 90% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देती है 10%। और अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूँ, यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेश, तो 100% कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये वाला रूल सेम क्या होता है? ये वाला रूल जो RTI का अधिनियम होता है उसमें जो पैसा वगैरह जो सरकारी योजनाओं पे आती है, शिक्षा की योजनाओं में, वो ही नियम इनमें भी लागू होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर ऑप्शन नंबर इसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था, 7300 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में राष्ट्रीय वायरलेस हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस C को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य है? तो ये लक्ष्य रखा गया था 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, व्यावसायिक सुगमता के अंतर्गत प्रदेश में शामिल पहलों में सम्मिलित है। तो ये शामिल पहलों में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा, विनिमय लागत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979 किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो ये वाला जो नियम है, राहत योजना वाला नियम, ये 2015 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 24,
भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति अनुसूचित किया गया था? तो इसमें जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं PVTG, ये 3 जनजाति हैं। कौन सी हैं 3 जनजाति? 3 जनजाति बेगा, भारिया और सहरिया। ये 3 जनजाति हैं जो क्या है विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। बेगा की बात करूं तो ये पूर्वी वाले रीजन में मिलती है। MP के पूर्वी वाले रीजन में बेगा जनजाति मिलती है। भारिया कहाँ मिलती है? छिंदवाड़ा पातालकोट में। छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया आपको देखने को मिलती है। ठीक है, छिंदवाड़ा। सहरिया पूरा उत्तर की ओर, जैसे ग्वालियर, सीवरी, श्योपुर, ये वाले रीजन में कौन क्या मिलता है? सहरिया जनजाति देखने को मिलती है। तो फिलहाल की स्थिति में ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातीय विकास खंड है? तो कितनी विकास खंड है? 89 विकास खंड मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खंड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। के लिए बस इतना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।